आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो हाल में सामने आई है। हाँ, वजीर एक्स से जुड़ी हुई। हाँ, वजीर एक्स क्रिप्टो स्पेस में तो काफी जाना माना नाम है। बिल्कुल। और बात एक इवेंट की है, एक तारीख की जो अब काफी नजदीक है, 26 अगस्त 2025। ये तारीख याद रखनी होगी। इस दिन सिंगापुर की एक अदालत में वजीर एक्स को लेकर एक अहम सुनवाई होनी है। सिंगापुर में? हाँ, अब जो खबर है वो ये कहती है कि ये कोई ऐसी वैसी रूटीन सुनवाई नहीं है। अच्छा। इसे वजीर एक्स के पुनर्गठन रिस्ट्रक्चरिंग और कंपनी की जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिहाज से एक निर्णायक हियरिंग कहा जा रहा है। निर्णायक हियरिंग? हाँ, और संभागीय रूप से महत्वपूर्ण मोड़ भी। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, है ना, देखते हैं इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि जानकारी मिल रही है, इस सुनवाई का जो सेंट्रल पॉइंट है वो वजीर एक्स की पुनर्गठन योजना है। पुनर्गठन योजना? हाँ। अब ये पुनर्गठन शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कंपनी, अक्सर ऐसा तब होता है जब कोई वित्तीय या कानूनी मुश्किल में हो, हाँ, तो वो अपने काम करने के तरीके, अपने कर्ज के ढांचे या अपनी पूरी बनावट में बड़े बदलाव लाने की कोशिश करती है। एक तरह से कंपनी को संभालने की कोशिश। ठीक है, मतलब कंपनी को फिर से ट्रैक पर लाने की बात है ये। एग्जैक्टली, पटरी पर लाने की कवायद। हाँ, और स्रोत ये भी साफ कह रहा है कि इसी सुनवाई से पता चलेगा कि ये जो योजना वजीर एक्स ने सामने रखी है वो मंजूर होती है या नहीं। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ हाँ या ना का सवाल नहीं है। स्रोत कहता है कि ये इस बात से भी जुड़ा है कि वजीर एक्स आगे बढ़ने के लिए क्या रास्ता अपनाएगा। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये फैसला कंपनी की पूरी आगे की दिशा तय कर सकता है। ये काफी बड़ी बात लगती है। ये पहलू वाकई में गौर करने लायक है कि ये जो जानकारी है ये सुनवाई को सीधे सीधे कंपनी की भविष्य की रणनीति से जोड़ रही है। हाँ। उसके अगले कदम क्या होंगे उससे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अदालत का जो भी फैसला होगा, हाँ। वो सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं होगी। वो वजीर एक्स के ऑपरेशनल मॉडल को, बाजार में उसकी क्या जगह होगी, शायद उसकी जो बिजनेस प्रायोरिटीज हैं उन सबको प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ आज का हिसाब नहीं, ये भविष्य का नक्शा बनाने जैसा है। तो ये जो पुनर्गठन योजना है जिसकी मंजूरी पर यह सब टिका है, इसमें क्या सिर्फ कंपनी के अंदर की चीजें बदलती हैं या इसका असर बाहर भी होता है? जैसे स्रोत में एक कंपनी की जिम्मेदारी का भी जिक्र था। हाँ, कंपनी की जिम्मेदारी। ये कैसे जुड़ता है पुनर्गठन से? देखिए, स्रोत ने इस पर बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दी है, लेकिन आमतौर पर जब कोई कंपनी पुनर्गठन से गुजरती है तो उसकी जिम्मेदारियों का सवाल बहुत अहम हो जाता है। किस तरह की जिम्मेदारियां? इसमें वित्तीय देनदारियां हो सकती हैं, मतलब जैसे लेनदारों, क्रेडिटर्स का पैसा चुकाना है। ठीक है। या फिर दूसरी तरह की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, जैसे यूजर्स के प्रति कंपनी के क्या कर्तव्य हैं या कोई रेगुलेटरी नियमों का पालन करना। पुनर्गठन योजना में अक्सर ये तय किया जाता है कि इन सारे दायित्वों का निपटारा कैसे होगा। क्या कर्ज की शर्तें बदली जाएंगी, क्या पेमेंट के लिए कोई नया सिस्टम बनेगा, ये सब उस प्लान का हिस्सा होता है। अच्छा, मतलब ये सुनवाई सिर्फ वजीर एक्स की अपनी अंदरूनी सेहत या ढांचे के बारे में नहीं है? नहीं, ये उसके बाहरी रिश्तों पर भी असर डालेगी, जैसे उसके ग्राहक, उसके क्रेडिटर्स या शायद रेगुलेटर्स के साथ उसके समीकरण। ये जिम्मेदारी वाला पहलू तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, अनुमान तो यही लगाया जा सकता है। पुनर्गठन प्रक्रिया असल में इन बाहरी जिम्मेदारियों को एड्रेस करने का एक फॉर्मल और कानूनी तरीका होती है, खासकर तब जब कंपनी पर किसी तरह का प्रेशर हो। अदालत की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ये पक्का करने की कोशिश कर सकती है कि योजना में सभी पक्षों के हितों का संतुलन हो, या कम से कम एक साफ कानूनी ढांचा तो बने जिसके तहत ये जिम्मेदारियां निभाई जा सकें। तो अदालत का फैसला ये बताएगा कि कंपनी अपनी जिम्मेदारियां कैसे और किस हद तक निभाएगी। हाँ, बिल्कुल, उस पर रोशनी डाल सकता है। स्रोत ने इस सुनवाई के लिए एक और भारी शब्द इस्तेमाल किया था, संभागीय रूप से महत्वपूर्ण मोड़, पिवटल जंक्शन। हाँ, पिवटल जंक्शन। इस सुनने में ऐसा लगता है जैसे वजीर एक्स के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति हो सकती है। इस शब्द का क्या वजन है यहाँ पर? संभागीय रूप से महत्वपूर्ण मोड़, इसका इस्तेमाल यही दिखाता है कि ये सुनवाई महज एक प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये कंपनी के लिए एक अहम चौराहा है। चौराहा? हाँ, यहाँ से दो रास्ते निकल सकते हैं और दोनों के नतीजे बहुत अलग हो सकते हैं। जैसे? एक रास्ता है कि योजना मंजूर हो जाए, वो शायद वजीर एक्स को थोड़ी स्थिरता दे, कर्ज या दूसरी समस्याओं से निपटने का एक स्वीकृत तरीका मिल जाए और आगे बढ़ने के लिए एक साफ दिशा मिले। ये बाजार में और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच एक पॉजिटिव मैसेज भी भेज सकता है। ठीक है। और दूसरा रास्ता?
अगर योजना मंजूर नहीं होती है तो? अगर योजना नामंजूर होती है तो ये अनिश्चितता को और बढ़ा सकता है। ओह, तब वजीर एक्स को शायद वापस से शुरुआत करनी पड़े, कोई और रास्ता तलाशना पड़े, या शायद और मुश्किल कानूनी या वित्तीय हालात का सामना करना पड़े। इसीलिए इसे मोड़ कहा जा रहा है। समझ गया। यहाँ से कंपनी की यात्रा एक खास दिशा पकड़ सकती है और वो दिशा काफी हद तक इस सुनवाई के नतीजे पर निर्भर करेगी। ये वो पॉइंट है जहाँ से हालात बेहतर या बदतर पर निश्चित रूप से अलग हो सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सिंगापुर की अदालत में। स्रोते तो नहीं बता रहा कि क्यों, लेकिन क्या इसका कोई खास मतलब हो सकता है कि मामला सिंगापुर में है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये वजीर एक्स के इंटरनेशनल ऑपरेशंस या उसकी कॉर्पोरेट संरचना के बारे में कुछ इशारा करता है? स्रोत में इसकी वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। आजकल कई डिजिटल कंपनियां, खासकर फिनटेक या क्रिप्टो वाली, वो ग्लोबल लेवल पर काम करती हैं। उनकी होल्डिंग कंपनियां या कानूनी रजिस्ट्रेशन अक्सर ऐसे देशों में होते हैं जिनकी कानूनी व्यवस्था कमर्शियल विवादों या पुनर्गठन जैसे मामलों के लिए मजबूत मानी जाती है। अच्छा। और सिंगापुर अपनी कुशल न्यायपालिका के लिए, मध्यस्थता के केंद्र के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है वजीर एक्स की संरचना या कोई कानूनी समझौता सिंगापुर से जुड़ा हो। संभव है। हो सकता है उनकी कॉर्पोरेट संरचना का कोई पहलू या पुनर्गठन से जुड़े कुछ कानूनी समझौते सिंगापुर के कानूनों के दायरे में आते हों, या शायद लेनदारों या दूसरों के साथ जो करार हुए हों उसमें सिंगापुर को विवाद सुलझाने के लिए चुना गया हो। तो मतलब सिंगापुर का चुना जाना भी शायद कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति या चुनौतियों की जटिलता की ओर इशारा कर रहा है। खैर, अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो स्रोत खुद उठा रहा है या कम से कम इशारा कर रहा है। क्या ये हियरिंग वजीर एक्स की वापसी का मार्ग खोल सकती है? वापसी, कमबैक। हाँ, ये वापसी शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? ऐसा लगता है कि स्रोत ये मानकर चल रहा है कि वजीर एक्स किसी न किसी तरह की मुश्किल में रहा है, तभी तो वापसी की बात हो रही है। बिल्कुल। वापसी शब्द का इस्तेमाल ही ये बताता है कि शायद कंपनी के लिए पिछला कुछ समय चुनौतीपूर्ण रहा होगा। हाँ। स्रोत ये साफ नहीं करता कि ये चुनौतियां क्या थीं। क्या वो वित्तीय थीं, रेगुलेटरी थीं या बाजार में कंपटीशन से जुड़ी थीं। लेकिन वापसी का मतलब तो यही होता है कि किसी झटके या गिरावट के बाद फिर से अपनी पुरानी या बेहतर स्थिति में लौटना। सही बात है। तो अगर हम इस जानकारी को बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सुनवाई वजीर एक्स के लिए सिर्फ एक कानूनी बाधा पार करने का मौका नहीं है। इसे एक संभावित नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या ये वापसी पूरी तरह से इस पुनर्गठन योजना की मंजूरी पर ही टिकी है? मतलब क्या ये इतना सीधा है कि योजना मंजूर हुई तो वापसी पक्की और ना मंजूर हुई तो मुश्किल? देखिए, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि इस सुनवाई का नतीजा अहम होगा। एक स्वीकृत पुनर्गठन योजना, हाँ, वो निश्चित रूप से वापसी के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। ये कंपनी को अपनी अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने, शायद कर्ज कम करने या पुनर्व्यवस्थित करने और अपने कोर बिजनेस पर फिर से फोकस करने का मौका दे सकती है। और बाहरी दुनिया को भी एक संकेत मिलेगा। हाँ, बाहरी दुनिया को भी एक संकेत मिलता है कि कंपनी अपनी दिक्कतों से निपटने के लिए गंभीर है और उसके पास एक प्लान है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ योजना की मंजूरी ही वापसी की गारंटी है, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। संभवतः पुनर्गठन योजना को लागू करना भी अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, ये तो है। इसके अलावा क्रिप्टो बाजार खुद कितना डायनामिक और अनिश्चित है। रेगुलेटरी माहौल बदल सकता है, कंपटीशन बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है। सही। तो योजना की मंजूरी एक बड़ा कदम जरूर होगा, लेकिन वापसी के लिए शायद और भी कई मोर्चों पर लगातार काम करना होगा। और स्रोत भी देखिए, इस बात पर जोर दे रहा है कि सुनवाई से ही स्पष्ट होगा कि योजना मंजूर होती है या नहीं। हाँ, वो अनिश्चितता वाली बात। हाँ, वो अनिश्चितता को रेखांकित करता है। ये अनिश्चितता वाला पहलू महत्वपूर्ण है। जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक सब कुछ अगर मगर पर ही टिका है। और ये सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन लाखों यूजर्स के लिए भी चिंता की बात हो सकती है जो वजीर एक्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खासकर भारत जैसे बाजार में जहां ये काफी लोकप्रिय रहा है। निश्चित रूप से किसी भी बड़े एक्सचेंज से जुड़ी ऐसी निर्णायक सुनवाई की खबर उसके उपयोगकर्ताओं के मन में कई सवाल खड़े कर सकती है। उनके फंड्स कितने सुरक्षित हैं? हाँ। क्या प्लेटफॉर्म पहले की तरह काम करता रहेगा? क्या भविष्य में कोई सेवाएं प्रभावित होंगी? ये सब जायज चिंताएं हैं। बिल्कुल। इसलिए इस सुनवाई के नतीजे का असर सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं, बल्कि यूजर्स के भरोसे
और पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी की कानूनी लड़ाई उसके ग्राहकों के भरोसे से और बाजार की धारणाओं से सीधे तौर पर जुड़ जाती है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें, एक तरह से इसका सार निकालें, तो क्या तस्वीर उभर रही है? 26 अगस्त 2025 को सिंगापुर में जो वजीर एक्स की सुनवाई है, वो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक संभावित टर्निंग पॉइंट है। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट। फोकस में है पुनर्गठन योजना और कंपनी की जिम्मेदारियां, और नतीजा ये तय कर सकता है कि वजीर एक्स किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या उसे अपनी कथित मुश्किलों से उभरने का एक स्वीकृत रास्ता मिलेगा, और वो अपनी अलग-अलग जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगा। बिल्कुल सही कहा। और ये स्थिति एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जैसा कि स्रोत बता रहा है, नतीजा भी पक्का नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन दाव बहुत ऊंचे लगे हैं। हाँ, दांव ऊंचे हैं। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि आज के डिजिटल युग में कानूनी और नियामक प्रक्रियाएं किसी टेक कंपनी के भविष्य को आकार देने में कितनी ताकतवर भूमिका निभा सकती हैं। खासकर तब जब कंपनियां पुनर्गठन जैसी जटिल चुनौतियों से जूझ रही हों, जहां वित्तीय, कानूनी और ऑपरेशनल पहलू एक साथ उलझे होते हैं। ये सिर्फ वजीर एक्स की कहानी नहीं है, ये बड़े लेवल पर ये दिखाता है कि डिजिटल इकोनॉमी में काम करने वाली कंपनियों को किन कानूनी ढांचों और प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। ये बात तो है। ये दिखाता है कि एक अदालत का फैसला, जो शायद बहुत सारे तकनीकी और कानूनी कागजों पर आधारित होगा, उसका असर जमीन पर कितना ठोस हो सकता है। बिल्कुल। किसी कंपनी के रोज के काम पर, उसके भविष्य की योजनाओं पर, और यहाँ तक कि बाजार में उसकी मौजूदगी पर भी। हाँ, और ये उन जटिलताओं को भी सामने लाता है जिनका सामना अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली डिजिटल कंपनियों को करना पड़ता है। अलग अलग देशों के कानून, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज, हाँ, और फिर इस तरह की पुनर्गठन की ज़रूरतें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें टिके रहना और आगे बढ़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस एक सुनवाई में ये सारी जटिलताएं सिमटी हुई नजर आ रही हैं। तो फिर यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये निकलती है, जब किसी एक कानूनी सुनवाई पर किसी कंपनी के भविष्य के लिए इतना कुछ दांव पे लगा हो, जैसा कि इस मामले में दिख रहा है, तो ये उन दबावों और प्रक्रियाओं के बारे में क्या कहता है जिनसे आज की डिजिटल कंपनियों को गुजरना पड़ सकता है, खासकर तब जब वे ऐसी बड़ी ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करती हैं जिनके समाधान के लिए कानूनी हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी से बढ़कर शायद पूरे डिजिटल उद्योग के सामने जो कानूनी और संरचनात्मक चुनौतियां हैं, उनका एक प्रतिबिंब है। इस पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि देश, दुनिया और क्रिप्टो से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।